अस्सलाम वालेकुम। आज जिस म्यूजिशियन से मैं मिल रही हूँ, ही इज़ वन ऑफ पाकिस्तान्स मोस्ट पॉपुलर म्यूजिशियंस, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वेरी वेल लव्ड। आई हैव ऑलवेज लव्ड हिज म्यूज़िक एंड अगर आई थिंक पाकिस्तानी म्यूज़िक में आज के दौर में किसी का नाम सोचा जाता है तो आसिम अजहर का नाम बिल्कुल शुरू के नामों में से एक होता है। एंड आई ऑलवेज हैव अ लॉट टू आस्क हिम. Interviews go on, but he's just released a new single called Chand Mahiya, so I'm going to start with that and then go on to other questions asked him. Of course. You're ready for that. Chand Mahiya is great. It's very romantic, upbeat, light-hearted very melody. Easy. Easy to listen to. क्या ये था आपके दिमाग में कि एक upbeat सा गाना हो, feel good हो? क्या सोच के कंपोज किया था? So चंद माहिया की थोड़ी सी बैक स्टोरी ये है कि अभी पिछले 1-2 साल में एक टाइम आया था जब आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग टू मेक म्यूज़िक जो मैं एन्जॉय कर रहा था, राइट? मतलब मैं म्यूज़िक बना रहा था, लेकिन म्यूज़िक बनाने का प्रोसेस मेरा कभी नहीं रुकता। लेकिन डिफरेंट चीज़ होती है कि आप जब कुछ क्रिएट कर रहे होते हो, आपको मज़ा आ रहा होता है या नहीं। तो पिछले आई थिंक 2 साल पहले या 1.5 साल पहले आई काइंड ऑफ स्टॉप्ड एन्जॉइंग मेकिंग म्यूज़िक। और फिर मैंने एक जिसे कहते हैं ना, एक स्टेप बैक लिया एंड मैंने कुछ टाइम लिया असेस करने में कि मतलब व्हाई एम आई नॉट एन्जॉइंग समथिंग जो कि मेरी मतलब ज़िंदगी का सबसे इन्जॉयबल एक्टिविटी थी। तो आई फिगर आउट सम स्टफ, पर्सनल स्टफ, और फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं बहुत प्रेशर लेने लग गया था कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। हाँ, हर किस्म का, बेसिकली हर किस्म का। जब आपके साथ ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, तो प्रेशर तो नेचुरली आ जाता है। तो वो मैं थोड़ा सा जाने अनजाने में मैं ज़्यादा हावी करने लग गया था। सो इट टुक मी टाइम वो वेयर ऑफ करने से, और आई थिंक एक ट्रांजिशन पीरियड आया जहाँ पे मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी देन टू जस्ट change my perspective about life, right? Because I feel कि आपका आर्ट आपकी ज़िंदगी से कनेक्टेड होता है। तो वो ट्रांजिशन ऐसा था कि उस ट्रांजिशन के बाद से, उस प्रोसेस में नहीं मैं पढ़ूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं किया मैंने, बट उस ट्रांजिशन के बाद से आई स्टार्टेड फीलिंग लाइट, आई स्टार्टेड लिविंग माई लाइफ मोर अकॉर्डिंग टू जो मैं चाहता हूँ, एंड eventually I started making music again जो मैं चाहता था। तो आपने क्या ये सोचना छोड़ दिया कि लोग क्या सुनना चाह रहे हैं या ये इन है? नहीं, वो देखें, उसको हमेशा से मुझे लगता है एक आर्टिस्ट को कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी जो आवाम है वो क्या चाहती है। That should always be in perspective and in with due respect, right? But मैंने थोड़ा सा वेट कम किया। मैंने पहला स्टेप ही ये किया कि यार जब तक, मतलब मलिया जी, मैंने ये फिगर आउट किया कि अब मैं जब स्टूडियो जा रहा था ना, तो मैं एज अ जॉब जा रहा था, और उससे पहले मैं जब भी स्टूडियो जाता था वो ऐसे जैसे एक बच्चा प्ले एरिया जाता है, राइट? जैसे आप जब नर्सरी में होते हो, एग्जैक्टली आप नर्सरी में होते हो तो कुछ बच्चों को पसंद होता है ना जब वो प्ले डो उनको मिलता है एंड दे कैन मेक एनीथिंग विद इट। तो उस वक्त उन पर कोई प्रेशर नहीं होता, वो उससे कोई एनिमल भी बना सकते हैं, उससे कोई वो बना। बट अगर वही बच्चा जब बड़े होके अगर एक आर्टिस्ट बन जाएगा, उसको स्कल्पचर बनाना होगा, तो इट्स लाइक दैट। सो देन बस मैंने ये डिसाइड किया कि अब आई एम ऑलवेज गोइंग टू गो टू द स्टूडियो टू एंजॉय, जो मैं हमेशा करता था। तुमने खुद अपने आप को शेक आउट किया? बिल्कुल, उस जोन में से काफ़ी टफ था। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली इसके लिए, कोई जैसे कहते हैं कोई थेरेपी नहीं ली मैंने काम से रिलेटेड। तभी मुझे थोड़ा टाइम भी लगा, बट आई थिंक वो बहुत ड्यू था। वो लाइफ का एक आपके काम से रिलेटेड ट्रांजिशनल पीरियड खुद से सेल्फ रिफ्लेक्शन के तौर पे आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है। सो खैर, देन आई स्टार्टेड मेकिंग म्यूज़िक अगेन फ़न के लिए, ये सोच के नहीं कि यार ये मैं रिलीज़ करूँगा तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा, नहीं एक्सक्यूज़ मी। तो और फिर आई मूव्ड इनटू अ न्यू हाउस तब, तो मैंने ऊपर वाले पोर्शन पे एक रूम में स्टूडियो बनाया। अच्छा। कोई बहुत हाई फाई स्टूडियो नहीं, बट लाइक स्पीकर्स रख लिए, लैपटॉप रख लिया और एक कीबोर्ड छोटा सा,
and the first song that I made there was Chanmaiya. अच्छा. And कोई thought नहीं थी इसके पीछे, which is I think the most beautiful part for me, कि कोई brief नहीं थी कि मुझे कुछ upbeat बनाना है, मुझे कुछ बनाना है, but ऐसे ही start किया. And हमारे काम में सबसे beautiful part तभी होता है जब चीज़ें खुद ही flow करने लग जाएं. आप भी जब लिखती हैं तो there are times जब जैसे कहते हैं ना, मतलब आमद आती है और लफ्ज से लफ्ज कनेक्ट होता जाता है. सो चंदमाइया वाज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट. अच्छा. मैं यू आर टॉकिंग राइट नाउ, मैं सोच रही हूँ कि 2 साल पहले भी जो आपके गाने आ रहे थे, मुझे नहीं पता चल रहा था कि ऐसी किसी प्रेशर में कि आसिम जा रहा है एंड ही इज नॉट एंजॉयिंग मेकिंग दोस सॉन्ग्स. पता नहीं चला. वो मैंने रिलीज नहीं किए ज्यादातर, जो बिकॉज यू एंडेड अप नॉट लाइकिंग देम मच. ऑफ कोर्स यार, आई कैन ओनली release something that I truly love, right? Even अभी आपसे ऑफ कैमरा हम एक गाने की बात कर रहे थे जो मैंने एक प्लेटफॉर्म के लिए भी किया था, right? उसमें भी जब हम क्रिएटिव प्रोसेस में थे तो there were other songs in consideration, but all respect to the producer of the show, he said के Asim, but what song do you love? So that was the song that we ended up you doing. Can name the song. People love that song. Of course, मरजानी है. हाँ. तो even I love that song. Yeah, तो वो गाना, उससे मुझे प्यार था. तो वो आप फिक्र नहीं करें, वो वाले गाने I don't think मैंने निकाले हैं जो कि जिनको मैं खुद enjoy नहीं कर रहा था. आसिम, क्या ये प्रेशर फैंस के कमेंट्स पढ़ने से भी आता है? यूट्यूब पे आप कमेंट्स पढ़ने लगते हैं ज़्यादा, सोशल मीडिया पे ज़्यादा, आप मतलब चाहे आप सोचें कि मैं अपने आप को ये इफेक्ट नहीं होने दूंगा, इंसान है, इफेक्ट हो जाते हैं आप थोड़े से. मलिया जी, आई थिंक पहले तो as much as I appreciate all the feedback that I get and artists get, of course, मतलब जो लोग अपनी लाइफ में से इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के हमें डिवोट करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ इसका कोई नेमो बदल नहीं है, राइट? इट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट द ऑलमाइटी हैज़ ब्लेस्ड अस विद, राइट? बट ऑल्सो अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक मैं उस फेज से निकल गया हूँ. आई थिंक मेरी आई एम 26 बट आई स्टार्टेड, मुझे अभी कुछ 3 दिन पहले 10 साल हो गए. हाँ, मेरे फैंस ने मुझे रिमाइंड करवाया, दे वर सेंडिंग मी अ लॉट ऑफ लव. तो आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 16. तो अब मैं उस फेज से निकल गया हूँ कि मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ किसी भी चीज़ को पढ़ने से. प्रेशर नहीं फील होता कि बेकार है. मेरा प्रेशर कुछ और है. मेरा प्रेशर ये है कि मेरे साथ फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, मेरी टीम है, मेरी, हाँ, प्रेशर से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक प्रेशर होता है. यू नो, आई हैव अ वेरी बिग टीम. पाकिस्तान में मेरे ख्याल से आई हैव वन ऑफ द बिगेस्ट लाइव सेटअप एज वेल. आई हैव अ बिग नंबर ऑफ पीपल दैट प्ले विद मी ऑन स्टेज. यू नो, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लाइव म्यूज़िक और लाइव परफॉर्मेंस को कैरी करूँ पाकिस्तान में. तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मेरे प्रेशर्स कुछ और हैं, थोड़े से जिसे कह लें अब मैच्योर हो गए. अच्छा, हाँ, क्योंकि 10 साल हो गए. बिल्कुल. तो अब वो कमेंट्स वाले फेज से निकल के ना मैं ज़रा रियल लाइफ फेज में आ गया हूँ, जो कि बहुत अच्छा है. रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. ओके, ग्रेट, गुड. हाँ, और कमेंट्स तो अच्छे बुरे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एक चीज़ है जो आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते. बट आसिम, क्या ये अच्छा टाइम है म्यूजिशियंस के लिए, मनी वाइज पाकिस्तान में? बहुत अच्छा टाइम है. आई थिंक हर तरीके से बहुत अच्छा टाइम है. It's almost, I think, मेरे ओपिनियन में it's the best time that we've had in a very long time, because बहुत इंडिपेंडेंसी आ गई है. Anybody can make a song now, and if it's a good song, it will, you know, it will be heard. तो इससे अच्छा टाइम तो कभी भी नहीं आया, because पहले I guess even artist के पास भी बहुत excuses आ जाती थी कि हमें आगे नहीं है. एग्जैक्टली, हमें आगे नहीं आने दे रहे, और मोनोपोली है, एंड वो ऑल दोज यू नो कंस्पिरेसी वर्ड्स एंड स्टफ. बट अब मुझे लगता है यू नो, स्पेशली आफ्टर स्पॉटिफाई एंड एवरीथिंग, आप गाना बनाओ अब तो लाइक ऑनलाइन खुद ही रिलीज कर सकते हो आप. हाँ, एवरीवेयर, आप हर प्लेटफॉर्म पे दुनिया के खुद रिलीज कर सकते हो. तो बहुत अच्छा टाइम है. आप गाना, आप कुछ भी बनाओ, रिलीज करो, फीडबैक लो,
And that's how your story started also. गाना बनाया, रिलीज किया और खुद ही चीजें बिल्डअप होती गई. उस वक्त इतना बिलीव नहीं था इंडिपेंडेंसी के प्रोसेस पे, लेकिन हमने बेसिकली, आप सही कह रहे हो, हमने वही चीज करने की कोशिश की जो अब आज आम हो गई है. You created your own opportunity. I always think of this कि वाकई लोग कहते हैं कि कंपटीशन है, मोनोपोली है, बढ़ने नहीं देते. बिल्कुल. लेकिन आजकल तो हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी. आप ऑनलाइन जाएं पे मलिया जी, ये तो सबसे इजी वे आउट था. मैं देखता था, there were so many, and it was also sad, but there were so many artists who were just giving up and जो कि बस यही बात करते थे कि हमें पीछे किया जा रहा है या हमें जगह नहीं मिल रही आगे. मैं हमेशा कहता था कि जगह बनानी पड़ती है, खुद बना. कोई ऐसे इस दुनिया, आपको पता है इस दुनिया में कोई ऐसे तो नहीं करेगा, आ जाओ यार मेरी जगह खड़े हो जाओ आके. आपको खुद अपनी जगह बनानी पड़ती है. आपने खुद अपनी जगह बनाई, कोशिश की मैंने, बनाई है, खुद बनाई है. इट्स वेरी इंस्पिरेशनल फॉर अदर यंग आर्टिस्ट जो अब आना चाह रहे हैं कि दे नीड टू रियलाइज कि किसी की ज़रूरत नहीं. ना कोक स्टूडियो वेलो, किसी प्रोड्यूसर, किसी मेजर म्यूजिशियन, किसी की ज़रूरत नहीं है इफ दे बिलीव इन देयर वर्क एंड दे पुट इट आउट. बिल्कुल. एंड इवेंचुअली आप अच्छा काम करोगे, यू आर गोना रीच ऑल द प्लेसेस. सो जस्ट कभी कोई पुल डाउन नहीं करता आसिम? कभी कोई पॉलिटिक्स नहीं आते क्या? आते हैं, मतलब क्यों नहीं आते? ये तो हर जगह, हर फील्ड में है, दुनिया के हर हिस्से में है. मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा नहीं. ये मैं दुनिया में जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे कुछ जगह या कुछ जगहें मतलब पाकिस्तान के भी लिहाज से ज़्यादा टॉक्सिक हैं, सो इट वेरीज एवरीवेयर. मतलब लोग जैसे कहते हैं कि यार पाकिस्तान में नहीं आगे आने देते, पाकिस्तान में बहुत पॉलिटिक्स है. नहीं, दिस इज हाउ. आप दुनिया में निकलोगे, दुनिया ऐसी है दोस्त, मतलब कहीं भी आसानी नहीं है. तो मुझे लगता है, आप कहने में बहुत आसान है बट करना मुश्किल है. जस्ट अपने काम पे तवज्जो दो, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत बात है मलिया जी, मेहनत और अच्छी नीयत हर बुरी चीज को कॉन्कर कर सकती है. और टैलेंट, ऑफ कोर्स टैलेंट. अगर बुरा गाते हैं तो कुछ भी मेहनत कर लेनी है. लेकिन आपको पता है, अगर आपको पता है, मेहनत आपको पता है हर चीज कवर कर सकती है. बेसुरेपन को भी. हाँ, नहीं. क्यों नहीं? नो एक्चुअली, चले एक फैक्चुअल बात कर लेते हैं. हाँ. आप 5 साल मेहनत करो ना, आप 5 साल रियाज करो, मैं देखता हूं आप कैसे अच्छा नहीं गाते. when there's this beautiful saying, when talent doesn't work hard work beats talent. वाह. तो टैलेंट बोनस है. कोटेबल कोट. अच्छा, चले वो सवाल पूछें जो सब आपसे पूछेंगे कि चंद माहिया किससे इंस्पायर्ड है? चंद माहिया किससे इंस्पायर्ड है? हाँ, किसका सोच के लिखा कि ऐसे लिख दिया? नहीं, ऐसे नहीं लिखा यार. जब लाइफ में यू आर कनेक्टेड एंड यू आर जिसे मैं कहूँगा spiritually and positively, when you're connected with someone's life, obviously it's no secret to anyone, I'm engaged. So your partner, and if you're a writer, right, और अगर आप लिखते हैं और अगर आप create करते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपका पार्टनर आपको उसकी इंस्पिरेशन देता है. और ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा भी होता है कि यार आज मेरा दिल चाह रहा है उनके बारे में लिखने का, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ आप लिख रहे होते हैं और वो ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में चला जाता है, एंड देन यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम. सो देयर इज नो सीक्रेट. कोई भी मेरे खुशी के गाने, कोई भी मेरे तारीफ के गाने could only come from one. So all the songs are for her. That's so special. हाँ, मतलब the sweet songs, the good songs. Of course, वरना और किसके लिए हो सकते हैं, राइट? ये तो फिर बड़ी मतलब टेंशन की बात है. और तो there's no other avenue of getting inspiration from. Alhamdulillah. Yes, Steve. Keep it that way. Yeah. ऐसे होना चाहिए. बिल्कुल. और खुद से, दिल से, खुशी से. Not like करना पड़ता है. Not out of pressure. No. Yeah, of pressure course not. तो छोड़ दिया ना, मैंने आपको बताया. हाँ. Yeah.
ऑल्सो आसिम योर आपकी जो मंगनी की न्यूज़ थी वो बहुत लोग एक्साइटेड हुए थे, बहुत खुश हुए थे. आई थिंक पहले से ही बड़ी एक चल रही थी बातें उसके बारे में. तो इवन दो आई वांट टू टॉक अबाउट योर म्यूजिक रादर देन योर पर्सनल लाइफ, बट इज देयर अ शादी दैट्स कमिंग अप सून? आई मीन शादी कभी ना कभी तो इंशाल्लाह होगी. मंगनी की है तो होगी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. बट मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ और मुझे मतलब आई एंजॉय बीइंग this way with some values and family values and cultured. तो मैं आपको वही बोरिंग टिपिकल जवाब पिछले साल भी जो कि एक्चुअली बहुत मुझे मतलब लोगों को लगेगा कि मैं ये मेरा गेट अवे आंसर है, बट एक्चुअली जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि दिस इज ट्रू एंड it's always been up to my parents and my partner's parents. और सिर्फ मेरा नहीं, मतलब हमारा कलेक्टिवली ये डिसीजन है. हमें लगता है इसमें बरकत होती है और मैं बाकी लोगों को भी यही कहूँगा कि जहाँ कहीं अपनी मर्जी भी होती है वहाँ पे अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की भी रजामंदी होनी चाहिए जितनी हो सकती है. बरकत आती है, मुझे तो ये लगता है. सो उसके लिए आपको उनसे रुजू करना पड़ेगा. ठीक है डेट, लेकिन आपको कब जब भी आएगी पता लग जाएगी. अच्छा, दिस इज़ वेरी इंस्पिरेशनल व्हाट यू सेड. आई थिंक सब माँ बाप सुनकर अभी आपने जो कहा है बहुत खुश होंगे और अपने बच्चों को दिखाएंगे. एंड आई थिंक वाकई माँ बाप के बरकत होती है टू डू थिंग्स विद योर पेरेंट्स ब्लेसिंग. और ये मैंने दिल से कहा है, ये कोई मेरी मैनेजमेंट ने मुझे सिखा के नहीं भेजा. नहीं, you've always been very straight about family values. अच्छा, खैर, कमिंग बैक टू चंद माहिया, दिस इज अ सिंगल एंड पिछले भी आपके गाने सिंगल्स के तौर पे रिलीज हुए. डू यू थिंक दिस इज द एज ऑफ सिंगल्स रादर देन एल्बम्स? अगर ये सवाल अब से थोड़े अरसे पहले का होता तो आई वुड हैव सेड यस, बट लाइक आई सेड, जब से इंडिपेंडेंसी आर्टिस्ट के लिए ज़्यादा आ गई, बहुत सारे आर्टिस्ट एल्बम्स भी ड्रॉप करते हैं एंड दे डू वेल एज वेल. तो अब कोई लिमिटेशंस नहीं रही. इनफैक्ट टॉकिंग अबाउट एन एल्बम, यू नो व्हाट एन ईपी इज? ईपी इज अ मिनी एल्बम, राइट? मतलब 7 to 8 songs. या लाइक कोई लिमिटेशन नहीं है, बट इट्स लाइक इट्स लेसर सॉन्ग्स देन अ फुल एल्बम. तो आई एम वर्किंग ऑन वन. अच्छा, आई एम वर्किंग ऑन वन एंड मेरी इट बी द फर्स्ट टाइम कि जहाँ पे मैं एक साथ एक से ज़्यादा गाने रिलीज करूँगा. हाँ, एक गाने रिलीज करने में ये भी मजा है ना कि उसी वक्त फीडबैक उस एक गाने पे आती है, उसी को अटेंशन मिलती है, उसी की बात होती है. जब आप 7 गाने या 8 गाने रिलीज करेंगे तो शायद 2 बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हों और 2 की कोई बात ही ना करे. ऐसा भी है ना, ऐसा भी है. आई थिंक प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट एल्बम या ईपी से ये भी होता है कि आपके फैंस को एक साथ मतलब फ्यूल मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा. एंड अगर आप उसको प्रोफेशनली देखें तो देयर आर ऑल्सो चांसेस ऑफ songs getting more successful because आप एक साथ. So I guess pros and cons हैं. हाँ, ये है कि एक पूरा एक चंक ऑफ कंटेंट मिलता है जो एक प्लेलिस्ट बन सकती है और बैक टू बैक गाने लोग. स्पेशली फॉर आर्टिस्ट जो परफॉर्म करते हैं ज़्यादा. हाँ, मैं ये ऐड करने वाली हूँ कॉन्सर्ट्स के. यप. तो मैं स्पीकिंग ऑफ एल्बम्स, मैं खुद एक ईपी पे काम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट डन विद इट. तो सिंगल्स के साथ साथ वो भी रिलीज होगी. सो मच कंटेंट कमिंग अप और इसके साथ साथ कॉन्सर्ट्स होंगे इन्हीं सिंगल्स और एल्बम्स ईपी रिलीज से. इनफैक्ट वी आर प्लानिंग उस ईपी का टूर. ओह, एक्साइटिंग. विंटर्स में. यप. हाँ, यू लव कॉन्सर्ट्स कि अब थकने लगे? आई नो यू हैव ऑलवेज परफॉर्म्ड ऑन स्टेज विद अ लॉट ऑफ एनर्जी. अभी भी है वो? बिल्कुल. मतलब आप कभी अगर मेरी टीम से पूछें तो वो तो कहेंगे कि भाई ये तो हर दिन के साथ साथ ज़्यादा इंटेंस हो रहा है, क्योंकि मुझे अभी भी पहले दिन की तरह हर चीज़ परफेक्ट चाहिए. एंड आई थिंक दैट सेज अ लॉट अबाउट हाउ मच आई एम इन इट. बट येस, अब इतने ज़्यादा कॉन्सर्ट्स और परफॉर्मेंसेस करने के बाद आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग जो कोई रूटीन को चेंज कर सके. हाँ, यानी ऑटो पायलट पे ना हो ना. हाँ, कुछ मतलब, एक्साइटिंग हो. एग्जैक्टली. तो वो क्या होता है जैसे आपसे? यार वो
कुछ भी हो सकता है कभी कभी, कभी कभार एक जैसे हमारा अब एक लाइफ सेट बना हुआ है, अब मेरा लाइफ सेट इतना सिंक में है, राइट? मेरा बैंड और मेरा पूरा सेटअप, एवरीथिंग इज सो इन सिंक कि जब हम बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं ना बैक टू बैक, तो कभी कभार हो जाता है बोरिंग। उसको चेंज अप करने के लिए देयर आर सम थिंग्स दैट वी डू ऑन स्टेज जो शायद आपको टेक्निकली ना पता हो, बट उसका इम्पैक्ट क्राउड को फील होता है, एक चेंज आ जाता है। हाँ, एक चेंज आ जाता है। रूटीन में मैं कुछ चीजें जैसे अब इमेजिन 4 दिन बैक टू बैक 4 कॉन्सर्ट्स हैं, राइट? तो वो कोई भी छोटी चीज हो सकती है, फ्रॉम स्टार्टिंग द फर्स्ट सॉन्ग फ्रॉम अ डिफरेंट वन एवरी डे। ओके, समथिंग सो सिंपल, समथिंग सो सिंपल, बट वो आपको इट जस्ट शोज कि हम इतना मोनोटोनस में एक रूटीन में चले जाते हैं कि अगर इतनी सिंपल चीज भी हम कभी कभार चेंज करते हैं ना, तो इट्स अ ब्रीदर फॉर अस। आसिफ, इतनी एनर्जी कैसे आती है? आई नो यू सिंग लाइव मोस्टली, you need so much and all constantly, all the time. लक्स पे तो नहीं गाओगे ना? मैंने तो लक्स की तुम्हारी परफॉर्मेंसेस मैं तो वहां भी कहता हूँ, आई पुश फॉर जितनी भी टीवी परफॉर्मेंसेस होती हैं, मैं तो कहता हूँ कि मतलब अभी क्या है, ऑफ कोर्स अभी दे डोंट ट्रस्ट the live concept. They want a certain format. Right? मैं कहता हूँ कि आप एक बार ट्राई करो, चेंज करके देखते हैं, बिकॉज पूरे दुनिया में इवन जो टेलीवाइज्ड परफॉर्मेंसेस होती हैं, देयर लाइव एज वेल, बट वो इतने ऑब्वियसली उस पर इतनी मेहनत हुई होती है, इतना टाइम से प्लान कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं तो कहता हूँ कि मुझे कभी वक्त दें, लेट मी बी द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस लाइव टेलीवाइज्ड परफॉर्मेंस एज वेल। आई एम श्योर की हैं लोगों ने, बट उस एटलीस्ट उस क्वालिटी को मैच रिसेंटली नहीं की। हाँ, रिसेंटली नहीं। हाँ. तो मैं कहता हूँ कि बिकॉज मी एंड माई टीम वर बिग ऑन रिहर्सल्स, मतलब हमारा मंत्रा ये है कि भाई अगर कोई पहाड़ भी फतह करना है ना, तो 6 महीने प्रैक्टिस करो, कर लोगे, लेकिन वो 6 महीने करनी है प्रैक्टिस। और 6 महीने अक्सर नहीं होते टेलीवाइज परफॉर्मेंसेस के लिए, महीना पहले एक मिसाल है, हाँ, you're right. Just an example. I'm not saying कि give me 6 months, but I'm saying इतना टाइम अक्सर नहीं होता ना, एकदम से हो रही होती हैं सब चीजें, तो वो कर ही नहीं पाते। डिसाइड हो रहा होता है बजट क्या है। सैड। बट इंशाल्लाह one day, और आप, आई होप आप उसमें होंगी, क्राउड में होंगी। I hope so too. हाँ, I will enjoy it. इंशाल्लाह। मैंने आपकी रिकॉर्डेड तो बहुत देखी है, 2 बार भी देखी है, 3 बार भी देखी है, एक ही परफॉर्मेंस 3 शायद लाइव अगर हम प्ले कर रहे हो तो आपको 5 बार देखनी पड़े, क्योंकि फिर वो उनका ओसीडी बहुत ज्यादा होगा ना, कि बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। बट परफेक्ट में वो परफेक्ट चीज निकालने में ना कभी कभार वो मजा ऑर्गेनिक नहीं होता, आर्टिफिशियल हो जाता है ना। अच्छा, तो हाँ, हाउ डू यू कीप द एनर्जी गोइंग? एक कॉन्सर्ट है, 1 hour, 1.5 hour. How? I think it's a simple formula of receiving and giving energy. अच्छा, the crowd needs to. Of course. अब इस पॉइंट पे आके जैसा कि आपने कहा कि काफी चीजें बहुत मोनोटोनस हो जाती हैं, बहुत रिपीटेटिव हो जाती हैं, वही सारा प्रोसेस, तैयार होना, गाड़ी में बैठना, बैक स्टेज जाना, इट कैन गेट अ बिट, मैं बोरिंग नहीं कहना चाह रहा, बट इट कैन गेट अ बिट एक जैसा, मतलब हाँ, एक जैसी एक रूटीन हो जाती है, हर दिन वही कर रहे हैं, हर वीकेंड वही कर रहे हैं। तो एक चीज जो उन सब में हर परफॉर्मेंस में डिस्टिंक्टिव हो सकती है, वो है कि जिनके लिए आप परफॉर्म कर रहे हो, एंड अगर वो उतनी ही चाहत से आपका वेट कर रहे हैं और आपके साथ आपकी परफॉर्मेंस एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो फिर हर चीज़ साइड पे हो जाती है। अच्छा, और इसी से कनेक्टेड बात अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी कर रहे थे, क्या फिर गाने ऐसे कंपोज किए जाते हैं जो ऑडियंस आपके साथ गा सके, जिनका कोरस ऐसा हो कि याद रह जाए? हमेशा से नहीं, बट रिसेंटली मी एंड माय टीम, ये डेफिनेटली ये डिस्कशन होती है हमारी कि आई फील लाइक कि दुनिया अभी बहुत इतनी, हमारी लाइफ, सब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं कि हम इंसान होने के नाते हम सिंप्लिसिटी ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं, हर चीज़ में, राइट? सिंप्लिसिटी हमें कहीं ना कहीं सुकून दे देती है।
तो उसी की तरह म्यूजिक में भी और गानों में भी आजकल आई थिंक जो लिसनर्स हैं और जो फैंस हैं वो सिंप्लिसिटी थोड़ी ढूंढते हैं. And you also enjoy it more as a musician. Of course, you know, बहुत मुश्किल है सबसे सिंपल चीज बनाना, एक बेहद सिंपल चीज बना के उसको मकबूल करना और उसको एक्सेप्ट करवाना. इट्स वेरी डिफिकल्ट. यू नो, जैसे गलत मिसाल नहीं मैं देना चाहता, जैसे एक्टिंग में कहते हैं ना कि सब जितना सटल करोगे उतना मुश्किल होगा, राइट? अगर आपने बहुत ही सिंपल एक डायलॉग बोलना है, मुझे लगता है वो बहुत मुश्किल है कन्विंसिंग उसको बनाना. इंस्टेड ऑफ अगर आप चीख रहे हो तो वो तो आपके पास मार्जिन है ना उसमें, या आप कॉमेडी कर रहे हो, यू कैन लाइक बॉडी लैंग्वेज, बट एक ऐसे बैठ के आपसे मैंने एक सिंपल बात करनी है, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट. इसी तरह गानों में भी जो सबसे सिंपल चीज आपको डिलीवर करनी है और वो एक्सेप्ट करवानी है और वो कैची हो और लोग सुने, वो सबसे मुश्किल है. सो यस, देयर हैज बीन डिस्कशंस रिसेंटली वक्त को रिस्पेक्ट देते हुए कि यू नो अब ऐसा वक्त है कि लोगों को सिंपल चीज चाहिए. आसिम, बहुत कम लोग ये कहते हैं. आजकल बहुत सी प्रेजेंट डे म्यूजिक है जो बहुत ज़्यादा डिजिटाइज्ड है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स हैं. सो एवरीबडी हैज़ देयर ओन जॉनरा में भी, राइट? इसी तरह कॉन्सर्ट्स में भी मैं देखती हूँ कि बहुत से कॉन्सर्ट्स आजकल हेविली डिजिटाइज्ड होते हैं. कभी आपने सोचा, यू नो, लाइक देयर आर बिग स्क्रीन्स विद ऑल दिस ग्राफिक्स कमिंग इन कॉन्स्टेंटली एंड इट्स लाइक अ विजुअल एक्सपीरियंस. म्यूजिकल एक्सपीरियंस है नहीं है वो तो आर्टिस्ट पर डिपेंडेंट है कि वो कैसा गा रहा है. तो डू यू बिलीव इन दैट, इन मेकिंग कॉन्सर्ट्स सो कॉम्प्लिकेटेड? ऑफ कोर्स वो अच्छा होता है. वो तब अच्छा होता है जब दोनों साइड्स आपकी बैलेंस हो. हाँ, मैं ऑब्वियसली इसके हक में नहीं होऊंगा कि आप विजुअली एक ट्रीट दें ऑडियंस को और ऑडियो खराब हो, और जो असल जिस वजह से आप वहां पे हैं, राइट, वो आपका वीक हो. तो बिल्कुल ऐसा, मैं इस बात पे पहले तो ये मानता हूँ कि सबसे पहले जो आपका जो बेसिक है, यू हैव टू लाइक गेट दैट आउट ऑफ द पार्क, राइट? यू हैव टू एस दैट पार्ट. द म्यूजिक, of course, yes. The performance side, the music side, the playing side, the singing side, and then go on to, you know, all the shashke and all the visuals. And बिल्कुल मैं इस बात के हक में हूँ कि we need to make our shows an experience. हाँ. वरना, you know, मतलब आवाम पैसे दे के आ रही है, right? Make it worth it. And sing live. And sing live. Yes, that's very important. Of course, that's important. और ये बहुत लोग नहीं समझ पाते. I guess किसी के reasons होंगे, but मेरा मानना ये है कि you know I have to, कोई अगर 1000 रुपए की टिकट लेके आ रहा है अपनी मेहनत की कमाई से या अपने अम्मी अब्बू की मेहनत की कमाई से, तो it's my responsibility कि जब तक मैं स्टेज पे हूँ, you entertain them. It is absolutely worth it for them. Yeah. तो उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े. And that's how I started. मैंने हमेशा से तरजीह दी है अपनी परफॉर्मेंस को पहले, और साथ साथ मेरे विजुअल एक्सपीरियंसेस पे तवज्जो होती है, बट पहले परफॉर्मेंस. द विजुअल एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स, उसमें बजट भी बड़ा चाहिए. आपको स्पॉन्सर ऐसा चाहिए जो बिलीव करे और आपके साथ उसमें साथ हो. बिल्कुल. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर्स आते हैं और बाद में पैसों से मुकर जाते हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं, पीछे हट जाते हैं. हाउ डू यू टैकल दैट? आई नो you've had some very bad experiences, और पाकिस्तान में हर म्यूजिशियन के पास ये कहानी है, चाहे वो आसिम अजहर हो या कोई बिल्कुल ही नया बच्चा हो. पता है क्या, बैड ऑर्गेनाइजर्स पूरी दुनिया में. हाँ, हो सकता है, बिल्कुल. देयर आर शेडी पीपल एवरीवेयर, राइट? स्कैम आर्टिस्ट्स आर एवरीवेयर. हाउ डू यू प्रिवेंट दैट नाउ? मुझे पता है ये, just to rewind things, I had a conversation with you about 4-5 months ago, जिसमें आपका कॉन्सर्ट हुआ था, होना था, और उन्होंने पेमेंट ही नहीं की, गायब हो गए, and then you backed out. Not just you, a couple other musicians were also part of that. आपने कुछ preventive measures किए हैं कि अगली बार ऐसा एक्सपीरियंस ना हो? बिल्कुल. इनफैक्ट हमें लग रहा था हमने उस वक्त तक भी preventive measurements रखे हुए थे, but clearly not.
because that incident happened. हाँ, और but फैंस बहुत अपसेट होते हैं ना. बिल्कुल यार, मुझे सबसे ज़्यादा उनके लिए दुख होता है. एंड उस वाले इंसिडेंट के मतलब यू नो मेरी मैनेजमेंट से बेहतर कोई नहीं जानता जितना मैंने अपनी मैनेजमेंट की जान का मैं अजाब बना कि मैंने कहा मुझे लाइक मेरे पैसे जो भी ड्यू हैं मुझे नहीं चाहिए, बट प्लीज़ एक एक टिकट रिफंड करवानी है आपने. ओह, यू नो काफ़ी मुश्किल काम है. बहुत मुश्किल काम है ऑर्गेनाइजर से ये करवाना. तो बट जहाँ तक प्रिवेंटिव मेजर्स की बात है, obviously we've had some major changes in our contract and also thanks to my management जो मेरी कॉन्सर्ट मैनेजमेंट है कि अब उनको मैंने बहुत ओपन जिसे कहते हैं एक फ्री हैंड दिया हुआ है टू पुट द फुट डाउन कि अगर ये हमारी कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो वी वोंट इवन अनाउंस द शो, वी वोंट इवन लेट यू अनाउंस द शो अंटिल यू नो दीज थिंग्स आर क्लियर. और उसमें सिर्फ पैसों की बात नहीं है, उसमें काफ़ी इनफैक्ट पैसों से ज़्यादा हमारा टेक्निकल फैसिलिटी और इक्विपमेंट पे ज़्यादा जोर होता है. जैसे कि आपने कहा कि मतलब आपको विजुअली भी एक एक्सपीरियंस देना है. बिल्कुल बिल्कुल जी जी. सो इट गोज हैंड इन हैंड. जितनी मेहनत मैं अपने लाइव परफॉर्मेंस पे कर रहा हूँ, साउंड मैंने इतना बड़ा बनाया हुआ है, और अगर जस्ट एन एग्जांपल अगर स्टेज ही उस मतलब का या उस स्टैंडर्ड का नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे? तो इट कांट मैच, राइट? तो ये चीज़ें मेरी मैनेजमेंट ने आसिम, लेकिन इसकी वजह से तो बहुत से कॉन्सर्ट्स नहीं हो पाते होंगे. बहुत अब तो यू लूज आउट ऑन मनी एंड यू लूज आउट ऑन कॉन्सर्ट्स. या एग्जैक्टली. मतलब ये है कि या तो मैं क्वांटिटी को तरजीह दूं या मैं क्वालिटी को तरजीह दूं. तो अब करियर का वो पॉइंट है कि क्वालिटी को तरजीह दे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई थिंक माय फैंस आल्सो डिजर्व दैट, राइट? कि जब भी वो मुझे सुनने आए, इट इज वर्थ इट. सो फोकस उधर से है, इसमें कोई जाती मेरा वो नहीं है. मेरे लिए तो आसान ये नहीं होगा कि मैं अपनी इतनी बड़ी टीम को डिच करवाऊं और अकेले निकल जाऊं. हाँ, और पीछे म्यूजिक चल रही हो और आप बस लिप सिंक कर ले और मेरे कोई प्रोटोकॉल्स ना हो और मैं कहूं कि हाँ बस इतने अगर पैसे हो तो मैं कहीं भी आ जाऊंगा, राइट? साल में एक दिन भी मतलब फ्री ना हो. You're right. बट अब लाइक यू सेड कि अब अल्हम्दुलिल्लाह करियर का वो पॉइंट है जहाँ पे अगर मेरे फैंस ने, अगर सुनने वालों ने इतना मुझे कुछ दिया है तो द लीस्ट आई कैन डू इज के जो मैं उनको एंटरटेनमेंट दूं वो एक एक लम्हा उसका वर्थ है. एक्सपेक्टेशंस भी हैं फैंस की. हैं, आई मीन यू आर जस्ट 26 बट यू आर अ सीनियर म्यूजिशियन स्टेटस पे आप आ गए ना, माशाल्लाह. बहुत कभी कभार weirdly satisfying it is feeling है. But your music's that good. कितने गाने हैं जो over the years मैंने आसिम अजहर के सुने और अभी भी सुनती हूँ बार बार, और आई थिंक सब आपको ये कहेंगे, सब सुनते हैं. Hopefully. I think we all like your brand of music. It's very feel good. It's very hummable. Yeah. है ना? Yeah, I think अगर जो मैं इंसान हूँ, सबसे बड़ी एक आर्टिस्ट के लिए आई थिंक सक्सेसफुल बात यही है कि जो वो एज ए इंसान है, जो वो एज ए ह्यूमन है, जो एनर्जीज वो कैरी करता है या करती है, वो आपके आर्ट में ट्रांसलेट हो. तो कोशिश यही होती है. Okay. But not that doesn't go with my sad songs, by the way, because people love my sad songs and then they think I'm probably a sad or a broken person. तो फिर But उसकी इंस्पिरेशन कहीं से नहीं आती, वो उसके लिए मेरी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है. So you're not usually sad. इसका ये मतलब खुश रहते हैं. खुश मतलब कोशिश करते हैं. ड्रामों के OSTs भी तो इतने हैं ना, वो भी हिट हैं, तो वो that's a different genre. I mean ड्रामे की ऑडियंस उससे कनेक्ट कर जाती है. अभी मैंने बड़े टाइम बाद एक OST किया, मुझे बड़ा मजा आया. मैं का. Yes. हाँ. मुझे अच्छा लगा, मुझे उसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था. एंड मुझे मौका मिला कि टू क्रिएट अ वेरी नॉन OST कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ सॉन्ग. मैं के बारे में बात करनी थी ना, मैंने कहा अच्छा OST में तो यूजुअली तुम के बारे में बात करनी होती है कि तुम मुझे कितने अच्छे लगते हो और तुमने मेरे साथ ये किया. अच्छा. You know? So वो इंटरेस्टिंग. अब मैं उस नजर से उस थॉट प्रोसेस से सुनूंगी. आई थिंक थोड़े एपिसोड्स और आएंगे तो आप वो जब और देखेंगे
तो आपको और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे हम उससे। हाँ। Yeah. अच्छा आसिफ, क्या सिंगर्स को कभी कभी शादियों पे भी गा लेना चाहिए अगर पैसे अच्छे हों? यार या किसकी शादी उस पर डिपेंड करता है? नहीं, मतलब दोस्त की शादी है तो I'll be honest. हाँ। देखें, जब मैं जिसे कहेंगे मतलब एक और फेज में था अपने करियर के पहले, तब मैं बहुत कतराता था और मैंने अपनी मैनेजमेंट से कहा था कि मुझे कभी भी मतलब शादी पे परफॉर्म नहीं करना। Really? Until मतलब 3 साल पहले तक मैंने कहा हुआ था कि यार मैंने कभी भी किसी शादी पे मुझे कोई कितने भी पैसे देते मैंने नहीं परफॉर्म करना। उसका एक रीज़न था। उसका रीज़न ये था कि मुझे किसी के प्राइवेट इवेंट या किसी के स्पेशल डे पे परफॉर्म करने में मसला नहीं है। मुझे प्रॉब्लम था कि मैं सोचता था कि यार मैं कहीं किसी वेडिंग इवेंट पे गा रहा हूँ और मैं गा रहा हूँ, और जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो तो आप यही चाहते हो ना कि जो उस द रूम फुल ऑफ पीपल आर जस्ट अटेंटिव टू यू। तो मैं इमेजिन ये करता था कि मैं गा रहा हूँ और रस्म चल रही है कोई, या लोग खाना खा रहे हैं, जो भी कोई रस्म चल रही है, कोई मेहंदी लगा, ये जो भी। तो मैंने मना किया था, मैंने कहा मुझे उस किसी भी अमाउंट ऑफ मनी के लिए मुझे मेरे अंदर के आर्टिस्ट को या परफॉर्मर को उस एम्बैरेसिंग फील में नहीं जाना अपने लिए ठीक है। और फिर मेरी मैनेजमेंट ने और हमने ये, जब हमारे पास बहुत सारे मतलब एक टाइम आया कि यार मतलब इतने लोग चाह रहे थे हमें बुलाने के लिए एंड दे वर रेडी टू पे लाइक ridiculous amount. Really? Yeah. तो okay. हमने कहा यार इसको, हमने बैठ के ये सोचा कि मसला क्या है मुझे। तो पता चला कि मसला मुझे किसी के शादी पे परफॉर्म करने से नहीं है। मसला मुझे है कि जब मेरी परफॉर्मेंस हो तो उस वक्त कुछ और ना हो रहा हो। तो देन वी सेट अ रूल कि वी ओनली परफॉर्म एट प्राइवेट इवेंट्स एंड समवन स्पेशल डे और अ वेडिंग अगर मेरी परफॉर्मेंस के लिए एक सेपरेट डे डेडिकेटेड होगा, नॉट एट योर एक्चुअल मतलब not while the मेहंदी is being put on, not मेहंदी, not your रुखसती, not your वलीमा, बट इन एक्चुअल मतलब। और ये काफी अब लोग करते हैं कि दे हैव अ सेपरेट म्यूजिक नाइट जो आपका वीकेंड होता है शादी का या जो वीक होता है। तो मैंने कहा चलो हाँ ये ठीक है, बिकॉज मुझे शादी से प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे जो प्रॉब्लम था वो एड्रेस हो गया। हाँ ये तो प्राइवेट कॉन्सर्ट हो गया ना। एग्जैक्टली तो हम उसको एक प्राइवेट कॉन्सर्ट की तरह ट्रीट करते हैं। So now there's no issue. As long as मेरी performance एक separate day पे है, there's no issue. हाँ, it makes sense. Yeah. I would like to be at that शादी. I did not. You know what? I'll be honest. Recently, I've been really enjoying performing at some private events. आपने बात की थी ना अभी कि बोरिंग नहीं हो जाता, वो ये वाला जो पार्ट है ना वो उसको तोड़ता है. It's a very intimate setting. आपकी जॉब में एक डिफरेंट आपका स्किल चेक होता है. मतलब सामने 2000-3000 बंदा हो ना तो उसमें स्किल कुछ और लगती है. सामने 30 लोगों या 10 लोगों या 100 लोगों उसमें स्किल और लगती है. हाँ. तो इट चैलेंजेस यू, तो मुझे मजा आता है. हाँ, वो डिफरेंट होता है. मैं अपनी टीम को कह रहा था, मैंने कहा यार आई एम स्केयर्ड, मुझे इसमें ज्यादा मजा आने लगा. So do you like concerts better? Is interacting with audiences better or sitting in a recording studio composing better? ज़्यादा enjoyable क्या है इस वक्त आपके करियर में? क्या दोनों कनेक्टेड हैं? Of course दोनों कनेक्टेड हैं, लेकिन I think unfair होगा अगर मैं इसके अलावा कोई जवाब दूंगा, because at the end of the day जो हमारी सारी मेहनत है, कंप्लीट जो हमारा टाइम और मेहनत लगती है वो उस मोमेंट के लिए होती है जब हम स्टेज पे होते हैं और सामने से आपकी आवाम आपके साथ गाए. ब्यूटीफुल यार. एवरी मतलब इवन मी सिटिंग हियर विद यू, दिस इज ऑल मतलब इसका बिल्डअप उसी पॉइंट पर है ना. इट ऑल कम्स डाउन टू दैट. तो इसके अलावा मेरे पास कोई इसका जवाब होना नहीं चाहिए.
ठीक है। हालांकि वो जो और चलें यहाँ मैं बताऊं, अभी अगर कोई आर्टिस्ट मुझे देख रहे हैं, स्पेशली अगर कोई म्यूजिशियंस मुझे देख रहे हैं, स्टूडियो में बैठ के वो जो 1 सेकंड होता है जब आपको आमद आती है ना, बहुत ही एक मैजिकल मोमेंट होता है जब आपको एक आमद आती है और आपको आपकी गट फीलिंग बोलती है कि बॉस यही है। उसका भी कोई नेमो बदल नहीं है। सो इसीलिए मैंने कहा था इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट मतलब अनफेयर बात होगी अगर मैं कहूंगा कि स्टेज के अलावा कोई आंसर मैं दूंगा, बिकॉज यू लव इट, नॉट एवरीवन लव्स इट, यू लव रियली। इट। आई थिंक कुछ लोग थक जाते हैं। आई थिंक एक टाइम आता है शायद कि म्यूजिशियंस भी थक जाते हैं। वही जो आप कह रहे हैं ना, मोनोटनी ब्रेक करनी बहुत जरूरी होती है, नहीं तो इट जस्ट बिकम्स अ आई थिंक आई एग्री विद यू। हो सकता है बिकॉज रिपेटिटिव। एक टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करने के काफी देर तक आई यूज्ड टू एंजॉय एवरीथिंग, राइट? मतलब ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ही, स्टेज तो इट्स ऑलवेज नंबर वन, बट आई यूज्ड टू एंजॉय एवरीथिंग दैट केम विद इट। फिर नॉवेल्टी वेयर ऑफ हो जाती है ना, एक आपके नॉर्मल रूटीन का पार्ट हो जाता है। अब जो बाकी सारे लवाजमात आते हैं ना आपके करियर में, अब मैं ऑनेस्टली अभी मैं कह सकता हूँ कि अब मैं उन चीजों से बोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन अब मेरा दिल उन चीजों से उठ गया है। आदत हो गई है ना। आदत के अलावा भी मलिया जी, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कभी नहीं उनका दिल भरता। अब मेरा दिल सिर्फ मेरी परफॉर्मेंस में और म्यूजिक बनाने में रह गया। नहीं तो और क्या चीजें थी, यानी जो फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं? हाँ, मतलब एवरीथिंग दैट कम्स विद इट, जिसको हम फेम कहते हैं, यू नो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, राइट? क्या? आई डोंट नो, लाइक फर्स्ट टाइम गेटिंग लाइक इनवाइटेड समवेयर, और यू नो, फिर वो जो बन जाता है। हाँ, फिर प्रेस गिफ्ट्स आते हैं, पीआर गिफ्ट्स आते हैं आपके। ऐसी कितनी चीजें हैं, मैं एक चीज को पिन पॉइंट नहीं कर सकता, बट योर होल लाइफस्टाइल चेंजेस ना, ऑफ कोर्स, एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। यू रियली एंजॉय बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। यू मस्ट गेट कूल क्लोथ्स तो, है ना? I'm sure you enjoy that. Can I be honest? I only have two, I'd say friends, of course. एक तो मेरा बचपन का उनमें से दोस्त है, that run very very cool brands. Your clothes are very cool. मैं सिर्फ उनके कपड़े एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है? अच्छा। और उनके अलावा मैं सिर्फ अपने कपड़े Because they go with your style. They go with my style and I have this energy with them. एक मेरा बचपन का दोस्त है, I'd like to give him a shout out, Salman Parekh. He started Manto about 5 years. Oh, very cool brand. पता नहीं कितने साल पहले उसने शुरू किया था, एंड हम बचपन के दोस्त हैं। और अभी रात को भी उसने मुझे कोई बहुत कूल सी चादर, तो मैं वो बेधड़क होके पहनता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें ये नहीं लगता कि मैं किसी का फायदा उठा रहा हूँ, वो मेरे दोस्त के कपड़े हैं, सही है, तो मैं उसकी चीज मतलब शौक से पहनता हूँ। और एक और ब्रांड है जिनको मैं बहुत शौक से पहनता हूँ, और मैं खुद बेझिझक होके उनसे कहता हूँ कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, दैट इज़ रास्ता। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम फॉर द वर्क दैट देव डन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। उसके अलावा मैं हार्डली कोई चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ। ये दोनों ब्रांड्स also match your personal style. They do, right? हाँ, they do, because I always notice Manto and Rasta on your Instagram feed. Yeah. So it's because it's not like आसिम ने कुछ लेके कहीं से पहन लिया और वो अजीब लग रहा है। And you know what? It fits with your personality. ये दो ब्रांड्स में इसलिए जो वो मुझे सूट करते हैं, जो आप कह रहे हो, वो मुझे लगता है बोनस है। I wear them and मैं ऑन रिकॉर्ड ही कह रहा हूँ कि मैं उनसे बेझिझक होके चीजें मांगता हूं कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। इट्स बिकॉज माई लाइफ रिलाइज ऑन एनर्जी अलॉट, कि मेरी एक दूसरे से एनर्जी कैसी है, तो जो मेरी एनर्जी है उन दोनों कैंप्स के साथ, उसकी वजह से आई थिंक मैं उनके ब्रांड्स के जहां तक बात है। बट हाँ, ब्रांड्स के अलावा इफ आई एवर wear a designer, that's Jazib Kamar, of course, who is also a very edgy designer, and very edgy. एक चीज कॉमन, दोस्त। अच्छा। my वो भी मेरे बचपन
से साथ है, मेरे साथी है, तो मुझे लगता है क्रिएट ही वहाँ होता है जहाँ पे आपकी वो वाली एनर्जी होती है. अच्छा, थोड़ा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन, डू म्यूजिशियंस ऑलवेज हैव टू वेयर जैकेट्स बिकॉज दे टेंड टू? No. On stage they tend to. Asim Azhar always has to. Why Asim? Because I enjoy it. I like it. It's comfortable. Yeah, it's comfortable. It's free flowing. And दूसरी बात कि अब मैं आपको एक fun fact बताता हूँ. मुझे ना, of course when you're performing तो you sweat a lot. बहुत पसीना आता है. तो मैं तंग होता हूँ जब मेरी इन ईयर की वायर जो है, जो मेरे ईयर सेट होता है, आपके लगते हैं ना इन ईयर्स, वो अगर मेरी डायरेक्ट कमर पे जाए, okay, right under my shirt, I don't like it. It's very annoying for me. Some musicians are okay with it, and I also find it very sloppy कि वो दिख रहा है, वो लटक रही है और सबको दिख रहा है, तार वार जा रही है, तो वो जैकेट में छुप जाती है. फन फैक्ट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये बात भी हो सकती है. Exactly. Summer, winter, spring, fall. Asim has a jacket for every season. I guess. Or if not, then maybe like a top, like a sports top, like this. Asim, you also act every now and then. अब नहीं मूड करने का, थक गए? कभी भी नहीं. ऐसे ही करते थे, for the heck of it करते थे. अपने दोस्तों के लिए कर देता था यार. वो मैंने कहा है ना आपको कि मैं, मतलब जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए मैं उनसे ना, उनको ना नहीं होता मुझसे ना. आसिम, आपके बहुत दोस्त हैं, है ना? अच्छा. हाँ, फ्रॉम क्रिकेटर्स टू एक्टर्स टू म्यूजिशियंस. दुश्मन है कोई? नहीं. है ना? दुश्मन बहुत एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है. हाँ. और दोस्त भी बहुत एक भारी लफ्ज है. इसीलिए मैं कहूँगा, वही आपको लगेगा देखने वालों को, ये तो अभी वही बात करेगा कि मेरा बहुत टाइट सर्कल है, मेरे बहुत कम मैं सवाल चेंज करती हूँ. हैव गुड वाइब्स विद मोस्ट पीपल? यस, आई ट्राई. I only like to communicate with people that I have a good vibe with. ये मेरा एक प्रॉब्लम है. अच्छा. मैं वो मेंटेन नहीं कर सकता. मैं एक एनर्जी फॉर द हेक ऑफ इट मेंटेन नहीं कर सकता. मतलब मैं घबराने लग जाऊंगा एक रूम में अगर मैं किसी ऐसे के साथ बैठा हूँगा जिसके साथ मुझे एक एनर्जी. But you get along with everyone as far as I know. No, I don't. You don't? No, I don't. अच्छा, लगता है यही है. मैं बताता हूँ ना, वो आपको इसलिए लगता है बिकॉज मैं एफर्ट ही उधर करता हूँ जहाँ मैं गेट अलॉन्ग करता हूँ. तो आप मुझे जब देखोगे ज्यादातर अच्छे ही उसमें देखोगे. इसीलिए मेरी लड़ाइयाँ मतलब नहीं होती. इसीलिए आप मतलब, क्योंकि you only go towards those people जिनके साथ आपका comfort zone है. I only go to places जहाँ पे मेरा comfort zone है. You know, मतलब obviously मैंने इतना कुछ सीखा है. तो back to what I was saying, दुश्मन एक बहुत strong लफ्ज है, लेकिन उससे भी strong लफ्ज है दोस्त. तो हर कोई दोस्त हो ही नहीं सकता. दोस्ती के लिए मैं हमेशा से कहता हूँ, दोस्त मानने के लिए किसी को और किसी का दोस्त बनने के लिए बहुत कैपेबिलिटीज होनी चाहिए. बहुत चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं आपको, फिर जाके आपको वो दोस्त का लक़ब मिल सकता है. तो वो मैं ज़िंदगी में कह सकता हूँ कि मेरे गिनती के 3 हैं. Really? दोस्त, दुख सुख हर चीज़, जिनसे हर बात. यार दोस्त तो मतलब आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना. And others people from the entertainment industry के बचपन के पुराने. No. But I won't be that person and say, oh, I don't have any friends in the industry. No, I have people that I love good and vibes. I care about. Good vibes, my acquaintances. लेकिन obviously दोस्त तो मैं उसी को मानूंगा जिससे मैं हर चीज शेयर कर सकता हूँ बगैर सोचे, है ना? अच्छा, I thought you enjoyed acting because of course your mother is such a wonderful actress. मैं हमेशा सोचती थी कि आसिम eventually acting में भी full on आएगा. हो सकता है? हो सकता है आगे जाके, लेकिन अभी तक तो मैंने एक्टिंग, मैं ये नहीं कहूँगा मैंने एंजॉय नहीं की, बट I don't think it's for me right now. The person that I am, I don't think it's for me. With that being said, मतलब एक्टर्स को मैं सलाम करता हूँ उनकी मेहनत के लिए और उनकी पेशेंस के लिए. तो वो मैं थोड़ा सा स्पॉइल्ड हूँ म्यूजिक की वजह से. असल रीजन आई थिंक ये है. Velo Sound Station now. What do you think about it? I think visually, Real Hayat is there. I think सबसे पहले तो मुझे पहली दफा मौका मिल रहा है to mention this. I think Velo Sound Station season 2 has just kicked it out of the park.
visually. They you know their music video Not just experiences. visually, I think the No, music is very catchy. I know, but I want to take this moment out and just first focus on the visual team. Okay. Because उन्होंने बहुत मेहनत की है. हाँ. मतलब मैंने इतनी जबरदस्त set of music videos पाकिस्तान में एक साथ, you know. There's so much fun. Yeah. And and पता है क्या, I'd say थोड़ा biased feel होगा, लेकिन जहाँ पे हम visually बात करें तो I'd also like to give a shout out to Coke Studios last season. They've really upped the visual game as well. और एक बहुत healthy competition की वजह से पाकिस्तान को जो music videos मिल रही है ना, मुझे बहुत खुशी होती है. अच्छा, कोक स्टूडियो तो आपने ये वाला नहीं किया जो पिछले साल था, बट यू थिंक उससे ये एक चेंज आया कि वो जो स्टूडियो फॉर्मेट था जो कोक स्टूडियो का चले जा रहा था, उसकी जगह आप एकदम से इंडिविजुअल वीडियोस हैं. बिल्कुल. एंड आई थिंक दैट इज, मतलब जहाँ चेंज नहीं होगा वहां पे प्रोग्रेस नहीं होगी. और आई थिंक समवेयर कोई प्लेटफॉर्म भी इसका शिकार बन सकता है कि जब आप एक ही फॉर्मेट पे चलते रहोगे तो कहीं ना कहीं आके आप स्टेल हो जाओगे, राइट. कहीं ना कहीं आके आपकी प्रोग्रेस में रुकावट आ जाएगी. तो बोरिंग हो जाता है. बिल्कुल. लाइफ में किसी भी चीज की बात कर लें अगर, तो आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने ये यू नो दे हैड द अर्ज टू चेंज एंड मिक्स अप थिंग्स. आई थिंक उससे बहुत फर्क पड़ा. आपने कोक स्टूडियो किए हुए पिछले सालों वाले, उस जमाने में वो बड़ा अच्छा लगता था. वो रेड एंड ब्लैक स्टेज उस वक्त नहीं हुआ था ना, राइट. उस वक्त के लिए that was a fresh thing, that was the new thing, है ना. एंड जो लास्ट सीजन फिर उन्होंने किया अब के जमाने के लिए, यू नो, आई थिंक and we clearly found out that it's what was needed. It was fun, and Wohi Velo is also fun. Similarly, individual videos, upbeat music, light, all that action going on. It's a lot of fun. अच्छा आसिम, how important is it कि क्योंकि आप स्पॉटलाइट में होते हैं सारे वक्त, अपीयरेंसेस रखना कितना ज़रूरी होता है. बाल ऐसे हों, कपड़े ऐसे हों, वेट कंट्रोल में हो, कितनी चीज़ें होती हैं जो इंसान की चेंज होती रहती हैं विद टाइम. यू नो, बाल कभी कभी ख़राब भी हो जाते हैं. कितना प्रेशर होता है कि एक तरह से लगना है. बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कुछ लोगों पे नहीं. आप कितना लेते हैं प्रेशर इसका? मुझे लगता है मैं अपने हिसाब से सही लेता हूँ. मुझे लगता है कि मैं कहीं अगर मुझे ले जाओगे तो मैं प्रेजेंटेबल हालत में चला जाऊंगा. बट आई एम नॉट टू फिनिकी अबाउट, मतलब कि अगर आज हमारे अगर प्रेस स्केड्यूल है तो मैं 3 दिन से फ्रीक आउट नहीं कर रहा हूँ कि मैंने उस दिन कैसा लगना है. अच्छा, you don't go crazy over it. I don't go crazy. मतलब अब एक्सेप्टेंस आ गई है कि ऐसा ही लगना है, तो बस साफ सुथरा होके जो हैं उसी साफ सुथरा होके जो प्रेजेंटेबल हैं. शुक्र है थोड़ा सा अपने बड़ों ने थोड़ा सा उठने बैठने की तमीज सिखाई हुई है, तो मैनेज हो जाता है. नहीं, बहुत अच्छा मैनेज होता है. Also you are a very favorite with the Lux Style Awards. There's an answer. Yes. Last year. I think last year, तो they reached out because I felt like they अभी तक हमारा एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ था आपस में काम करने का. You know, 2 साल पहले was the first time. But that time. was very extraordinary. It was. Yes. तो मुझे लगता है कि पहले साल रीजन उनका भी ये था to try something fresh with an artist like me. And we ended up doing the beautiful tribute, especially that year, to Farhad Bhai. Yes. And that was something that wasn't planned actually. मतलब मैं सिर्फ वो जो लक्स सॉन्ग था, जो लक्स स्टाइल अवार्ड्स का थीम सॉन्ग था, I was supposed to do that. अच्छा. But जब लास्ट मिनट पे प्लान हुआ फिर? Not very last minute, लेकिन I remember प्रिया ने एक कॉल पे मुझसे डिस्कस किया कि जब हम बात कर रहे थे कि क्या क्या परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, तो she just mentioned कि एक हम इस साल एक फरहाद को ट्रिब्यूट देना चाह रहे हैं, एंड उसी ब्रांच के अंडर हम काफ़ी लोगों को और भी ट्रिब्यूट देना चाह रहे हैं जो हमें छोड़ के चले गए हैं फ्रॉम आवर इंडस्ट्री. और तो ऐसी वो बात कर रही थी कि मुझे आई एम figuring that out and stuff. तो मैंने कहा यार वो like who's doing that? So she's like we're still trying to figure it out. So I asked her, I was like, can I do it? And she said, really, you want to do it? It was a very emotional. जी बिल्कुल वो मेरे scope of work में नहीं था. Oh. हाँ, वो मेरे scope of work में नहीं था. मेरे कॉन्ट्रैक्ट
में बेसिकली मतलब जो उनको चाहिए थी वो वाली परफॉर्मेंस थी ओपनिंग वाली ना। तो जो दूसरा जो फरहाद भाई को ट्रिब्यूट दिया वो एक मतलब फ्रिया की तरफ से, लक्स की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से हमारा एक मतलब दिल से एक ट्रिब्यूट ही था वो। इट वाज़न्ट पार्ट ऑफ द जॉब। अच्छा, ओके। वो हमने वो अपनी याद तरफ रहता से, है वो, हालांकि 2 साल हो गए, वो याद रहता है मुझे। एंड देन उसके साल के बाद आई थिंक दे रियली कनेक्टेड विद मी एंड आल्सो रियली फेल इन लव विद माय सॉन्ग हबीबी। Habibi was such a hit anyway. Because they called for the year after और they were like कि उनको, मुझे लगता है मैं नहीं चाहिए था, उनको हबीबी चाहिए था। आसिम, हबीबी भी उस प्रेशर में तो नहीं लिखा हुआ। नहीं, हबीबी उस प्रेशर से निकलने के बाद पहला गाना था। चंदमाया। नहीं, मैं बताता हूँ। मैं टूर पे था, ठीक है, मैं टूर पे था और टूर के बीच में, जब आप टूर पे होते हो ना, वैसे ही आप बहुत ज्यादा लफ्ज भूल गया मैं इंग्लिश का, उसे कहते हैं नाइव होते हो आप, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हो और आप बहुत ज़्यादा एक नाइव स्टेट में होते हो टू गेट अफेक्टेड बाय एंजाइटी एंड टू गेट अफेक्टेड बाय आई डोंट मतलब बैड थॉट्स, नेगेटिविटी, यू नो। जब आप बहुत ज़्यादा अकेले होते हो, होटल रूम्स, परफॉर्मिंग, एनर्जी बस जा रही है, राइट, अवे फ्रॉम योर फैमिली एंड एवरीथिंग, राइट। तो आप इंसान एक बहुत नाइव स्टेट में होता है। तो मैंने उसी स्टेट के बीच में डिसाइड किया था कि मतलब आज से मैं 1 साल तक अगर स्टूडियो जाऊंगा और मुझसे अगर कोई हिट गाना नहीं बनेगा तो इट्स ओके, अच्छा, आई डिजर्व इट। मतलब आज के बाद अगर कोई भी मुझसे अगर गाना नहीं बना, जो कि मुझे नहीं लगता कि चलेगा, तो इट्स ओके। मतलब मैंने वो एक्सेप्टेंस लाया उस टाइम पे अपने आप में। आप उससे टर्म्स पे आए कि हिट पे ऑब्सेस नहीं करना है, बेसिकली ना, किसी चीज पे ऑब्सेस नहीं करना बेसिकली, राइट। और वो एक्सेप्टेंस इसलिए आई कि अगर आई आस्क्ड माई सेल्फ कि इफ टुडे इज माई लास्ट डे विद माई ऑडियंस, विल आई बी हैप्पी। तो जब वो एक्सेप्टेंस आई ना कि इफ आई लुक बैक एंड इफ द ऑलमाइटी मतलब डिसाइड्स एंड सेज कि ओके दिस was your gig, matlab, you know, it's over, so I'll be more than happy. Achha. And I'll be more than grateful for whatever I've achieved and I've seen. उस acceptance के बाद वो सुकून आया, ठीक है, कि अब मैं म्यूजिक रिलीज करने के लिए नहीं बनाऊंगा, अब मैं म्यूजिक अपने लिए बनाऊंगा जो पहले बनाते थे, जो पहले बनाता था, एंड देन विल सी वेयर इट गोज। तो आसिम, इसका मतलब है कि इस फेम, इस करियर का जो आपका पैशन है, डूइंग समथिंग यू लव, एंड उससे रिलेटेड चीज़ें, फेम, मनी, सक्सेस, उस सब का एक पिटफॉल है कि इवन एट 26 यू कैन गेट एंग्शियस, यू कैन गेट डाउन। दैट चेंज हैज आल्सो हैपेंड इन दीस 10 years। ऑफ कोर्स, नहीं मतलब द थिंग्स दैट यू मेंशनड, ये तो 10 साल में बहुत हुआ है। You have to deal with it. It comes with it. Do you think it's because of this career and particularly जो एक media related career के pressures होते हैं? मैं कहूँगा yes and no, because किसी भी field of work में pressure is pressure, और किसी भी तरीके से वो चाहे बॉस की डेडलाइन का प्रेशर हो या अपने फैंस को खुश करने का। आसिम, यहाँ थोड़ा ज्यादा होता है, आप थोड़े टेढ़ी स्माइल कर लेंगे तो बुरे कमेंट्स आ जाएंगे। यस, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि बट बिकॉज ऑफ दिस फील्ड, यहाँ पे आपको थोड़ी सी चेरी ऑन टॉप आ जाता है, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली इन द पब्लिक आई स्क्रूटिनी, एंड आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, पीपल हैव द राइट टू जज माई एक्शंस। मैं उससे सहमत थोड़ा सा नहीं करता जो लोग कहते हैं कि हम इतना जज क्यों होते हैं। नो, आई थिंक वी साइंड अप फॉर इट, राइट। हमें मतलब हमारी आवाम ही हमें हाईलाइट करती है और हमारा काम एक्सेप्ट करती है, राइट। तो उस वक्त हमें समझना चाहिए कि हम साइन अप करते हैं हमारे हर एक्शन को, यू नो, जज होने के लिए। हम कोई अच्छा काम करते हैं और लोग पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो हम उस वक्त तो नहीं कहते ना कि ये हमें क्यों जज कर रहे हैं, राइट। तो ये तो साथ चलता रहता है, इस प्रोफेशन का पार्ट है, ऑफ कोर्स।
और आई थिंक अब हमें इससे आगे बढ़ जाना चाहिए। नहीं, लेकिन वो फिर आप तो इंसान है ना, फिर भी आप अपने आप को जितना भी समझा रहे हैं तो फिर आप शायद डाउन थोड़े ज़्यादा होंगे, शायद आप 26 पे ही ज़्यादा थोड़े एंग्शियस होंगे, ज़्यादा डार्क थॉट्स आएंगी कभी ना कभी। ऑफ कोर्स, ये भी तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं, आप अपना ईमान पक्का रखें। और ईमान के मैं मायनों में नहीं जाऊँगा, ईमान ईमान होता है। आप अपना ईमान पुख्ता रखें, अपना यकीन स्ट्रॉन्ग रखें, तो आपको कुदरत जो है वो ताकत देती है इन सब चीज़ों को फेस करने में। So when you're down, do you pray? I try to। और मैं अल्लाह ताला से शर्मिंदा भी होता हूँ कि यार आप सोचते होंगे कि जब भी मैं मुश्किल में पड़ता हूँ तो मैं आपके पास आता हूँ, बट फिर एक थॉट आती है कि और किसके पास जाओगे, So that keeps you going. Of course. Yeah. Of course. When you're down and alone in the middle of the night at 3 in the morning and you're having bad thoughts, अगर आपका ईमान पक्का है तो it's just you and your ईमान उस वक्त that keeps you going. I think that's good to remember. Of I course. think it's something that religion gives you. I guess. It's very special. I guess. Yeah. Yeah. You're also very patriotic. Am I? हाँ, आप पाकिस्तान जिंदाबाद। एक तो क्रिकेट के फैन हैं बहुत बड़े, क्रिकेट खेलते भी हैं बहुत, तो जाहिर है पाकिस्तानी टीम के लिए हर वक्त हाजिर। एक ट्वीट 100%, हर मैच पे ट्वीट। बिगेस्ट फैन बॉय। ऑल्सो 14th अगस्त। हम ऐसे वक्त पे हैं जब लोग कहते हैं कि अब हमारा मुल्क, इस मुल्क पे से एतमाद उठ गया है, अब हम डाउन हो गए हैं, अब हम होप लूज कर रहे हैं। यू आर स्टिल होपफुल फॉर अ बेटर फ्यूचर अपने इर्द गिर्द सारी चीज़ें देखते हुए? It's a very difficult time to say this, of course, as a Pakistani, but hope के अलावा क्या कर सकते हैं, right? हाँ, कोई चारा भी नहीं। होप के अलावा क्या कर सकते हैं? मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। अपना पार्ट एज अ ह्यूमन प्ले कर सकते हैं। आई थिंक हम वो भी कर लें तो मतलब बड़ी बात है। अगर एज इंडिविजुअल्स भी हम अपने इंसानी हकूक़ुल इबाद सही कर लें तो दैट्स अ स्टार्ट फॉर अस। बट उसके अलावा होप के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, वरना अगर होप होता नहीं तो आज मैं आपसे शायद ये इंटरव्यू जूम पे किसी दूसरे मुल्क से कर रहा हूँ। मैं ये कहने वाली थी कि होप के अलावा लोग माइग्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इधर होप का जवाब नहीं होता तो आपके साथ में यहाँ दिन हो रहा होता, वहाँ रात हो रही होती, और मैं किसी लैपटॉप से आपसे बात कर रहा होता। But you're here. Yeah. Is it also because your mother is here? You're very connected to your mother. You've always been. Of course, 100%. I always say this: home is where Amma is. अच्छा। But उनका भी यहाँ हम सबका as a family इस लैंड से जुड़ने का रीज़न ही ये है कि जिस मुल्क ने और जिस अवाम ने हमें इज़्ज़त दी है और हमें इतना प्यार दिया है, the least we can do is not leave her behind in the most difficult time. And keep hoping. Of course. Hope पे तो दुनिया यार, वो क्या कहते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। चले कायम है, ठीक है। एंड आई थिंक ये ups and downs चलते रहते हैं। History testifies to this that there are ups and downs, nations go through them. बिल्कुल। and पाकिस्तानीज हम बहुत ही एक ढीठ कौम है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी डिटाई किसी अच्छी चीज में साबित हो कभी। चले, you do your part, make people happy. Exactly. You're making beautiful music. Chand Mahiya is great. Now I'm looking forward to the EP and the EP related concerts that will follow. The tour and the songs, the visuals, everything around it. अच्छा आसिम, अब क्योंकि हम रैप अप कर रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपको पता था कि मैं आपसे कहूँगी कुछ गाना गाएं। Because I enjoy speaking with you so much. अच्छा। I will give you an exclusive. I'll sing Chand Mahiya.
for the first time. Please. Okay. Okay. तेरी मेरी बातें पल दो पल की यादें साथ यूं बन गई जरूरत दिल सोचे मुसलसल जाने क्यों हो गई क्या खता मुझको था ना पता दिल आवारा मेरा था पहले से ही पर मगर जब से तुमको मिले चंद माहिया चंद माहिया ओ ये क्या किया वो चंद माहिया. Amazing. Thank you so much. Of course. Very special. Of course. Keep singing. Thank you. Keep spreading And I the hope- happiness. I hope के बहुत जल्द चंद माहिया आपको किसी लाइव कॉन्सर्ट में. बिल्कुल. I'm looking forward to this winter. Apparently concerts are planned out. Yes. I'll be there. Because अभी तो बहुत गर्मी है. थोड़ा थोड़ा time मौसम लगेगा. बेहतर है. आपने जैकेट भी पहननी होती है. बट कराची का मौसम we're so blessed है ना. मैं आजकल ही सोच रहा था कि कराची का मौसम पिछले एक महीने से it's very pleasant. बस ऐसे ही रहे, नजर ना लगाए. इंशाल्लाह. Thank you so much. Thank you Asim. मिलगा जी. Thank you.